हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और अपने एफओ स्पेशल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे हम पार्ट 19 के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर 18 पार्ट आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है चैनल पर जाकर जरूर देखें। वो सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस सेशन की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कुछ होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड स्टेट ऑफ इंडिया इज़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 2016 में, इसको भी आप याद रखें। तो अभी जो अपने कंट्री का एकमात्र जो स्टेट है सिक्किम, वो 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड स्टेट है। ठीक है, इसको याद रखें। अगर बात करें ऑर्गेनिक जो एरिया है, ऑर्गेनिक स्टेट यानी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड जो हो रही है या ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जो हो रहा है, जो एरिया है वो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एमपी जो है फर्स्ट नंबर पर बना हुआ है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें, यानी कि हाईएस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो आ जाएगा आपका एमपी। उसके बाद आपका हो जाता है राजस्थान, देन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आप याद रखें, कई कई बार एग्जाम में ये सीक्वेंस भी पूछ लेता है, तो इसको भी आप याद रखते चलें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू बटर इट रिफ्लेक्ट्स विच टाइप ऑफ यूटिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फार्म यूटिलिटी। अब फार्म यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे चेंज इन द फॉर्म, यानी ओरिजिनल फॉर्म को हम जब चेंज कर देते हैं उसके दूसरे फॉर्म में, जिससे उसके परचेज जो होता है, परचेज करते हैं लोग, वो उसका कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, तो उस कंडीशन को हम फार्म यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मिल्क से बटर का बनना एक फार्म यूटिलिटी है, इसको याद रखें। अगर बात यूटिलिटी करें तो ये लगभग 4 प्रकार की यूटिलिटी पाई जाती है। एक तो आपका फार्म यूटिलिटी है, दूसरा आपका होता है प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, तीसरा होता है आपका टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है कि गुड्स को जो है, गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन सरप्लस एरिया जो होता है उस एरिया से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे जहाँ पे वो डेफिसिट है या कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो शिमला जो एप्पल है, ठीक है, एक आपका अच्छा एग्जांपल है। शिमला एप्पल जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफ़र कर देने से इसके जो कास्ट हो जाता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका प्लेस यूटिलिटी के अंतर्गत आता है। अगर बात करें टाइम यूटिलिटी की, तो इसमें क्या होता है कि स्टोरिंग ऑफ कमोडिटी, मतलब आप प्रोडक्शन एरिया जब प्रोडक्शन टाइम होता है तो उस टाइम पे उसको सेल नहीं करते हैं बल्कि उसको स्टोर कर देते हैं। जब कंडीशन आती है कमी वाली या स्कैर्सिटी कंडीशन आ जाती है, तो उस टाइम पे हम इसको निकालते हैं बाहर और सेल करते हैं, तो जिससे इसके प्राइस जो कॉस्ट होता है वो हमें ज़्यादा मिलता है। तो उस कंडीशन में टाइम यूटिलिटी देखी जाती है, तो इसको भी आप याद रखें। और फोर्थ नंबर का जो होता है आपका पोजेसन यूटिलिटी होता है, यानी अगर ये बात करें ओनरशिप से रिलेटेड होता है, यानी कि अगर देखा जाए एग्रीकल्चर लैंड होता है, ठीक है, तो उसको प्लॉट वाइज काट दिया जाता है। ठीक है, प्लॉट वाइज काट दिया जाता है, तो उसका प्लॉट के अकॉर्डिंग जो प्लॉट होते हैं उसका इंक्रीज कर जाता है प्राइस, तो वहाँ पे भी कास्ट आपका ज़्यादा मिलता है। तो पोजेसन यूटिलिटी भी आप ध्यान रखें। इसके अंतर्गत देखें तो वो आ जाता है आपका रियल इस्टेट वगैरह, रियल इस्टेट में जो आपका रियल इस्टेट वाले होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं, पॉवर्टी इन कॉफ एट एज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 11 to 12 मंथ। ठीक है, इसको आप याद रखें। एग्जाम में 1 ईयर भी दे देता है, तो इस तरह भी आप इसको याद रखते हैं। लगभग ये आपका पॉवर्टी एज है कॉफ का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, एनआरसी फॉर हॉर्सेस इज लोकेटेड एट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिसार, हरियाणा। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें एनआरसी फॉर हॉर्सेस की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो होती आपकी 1985 से 86 के दशक में, तो इसको भी आप याद रखते हैं। और डायरेक्टर इस समय जो प्रेजेंट में हैं उनको भी याद रखें, जो हैं इस समय डायरेक्टर हैं एनआरसी फॉर हॉर्सेस के, वो हैं बीएन त्रिपाठी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखते चलें, ये काफ़ी हेल्प करेगा, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, द मेजर्ड आर प्रेडिक्टेड एबिलिटी ऑफ वाटर कामा विंड ओवर और एनी अदर इरोजन एजेंट टू कॉज इरोजन इज
टर्म्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इरोजिविटी, ठीक है। यानी एबिलिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की क्षमता या विंड की वह क्षमता जो इरोजन का कारण बनता है उसको इरोजिविटी कहते हैं। इससे संबंधित एक दूसरा टर्म भी इस्तेमाल होता है हमारे सॉइल इरोजन के केस में, वो होता है आपका एरोडिबिलिटी। एरोडिबिलिटी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखते चलें। ये क्या है कि वह कंडीशन जहाँ पे वो ससेप्टेबल होती है सॉइल इरोजन होने के लिए, ठीक है। यानी वह कंडीशन जहाँ पे सॉइल इतनी ससेप्टेबल है कि वहाँ पे इरोजन हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एरोडिबिलिटी। इसको भी आप याद रखें। और एरोडिबिलिटी जो होता है उसको के से हम डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के अंतर्गत। तो इसको भी आप याद करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन है अपना, ग्राफ विच इंडिकेट द कॉपर डिफिशियंसी इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वीट, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो आपका ग्राफ के द्वारा डिफिशियंसी शो करते हैं। तो अगर बोरान की बात किया जाए तो वो होता है आपका सनफ्लावर। अगर बात करें सोडियम का तो वो होता है शुगर बीट। फास्फोरस की बात करें तो होता है आपका रेप सीड। और बात करें पोटेशियम का तो वो होता है आपका पोटैटो, ठीक है। पोटेशियम की डिफिशियंसी शो करता है पोटैटो, फास्फोरस की डिफिशियंसी शो करता है रेप सीड, सोडियम की डिफिशियंसी शो करता है आपका शुगर बीट, और बोरान की जो डिफिशियंसी शो करता है वो करता है सनफ्लावर। तो इसको भी आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इन असम शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज पॉपुलरली नोन एज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झूम कल्टीवेशन, ठीक है। क्योंकि झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जानते ही हैं आप कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं या जंगल्स होते हैं उसको कट करना, वहाँ पे कृषि करना, और जैसे उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम होता है, तो उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस प्रकार की खेती को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन अदर स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो अगर बात करें दूसरे नामों की तो जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ पे पोडू नाम से जाना जाता है ये खेती जो होती है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अगर बात करें एमपी की तो एमपी में इसे बेवर नाम से जाना जाता है, बेवर, इसको आप याद रखें। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में आपका वालरा कहते हैं, वालरा, ठीक है, इसको आप याद रखें। बिहार में स्लैश एंड बर्न आप जानते ही हैं, स्लैश एंड बर्न नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और असम में इसको जाना जाता है झूम कल्टीवेशन के नाम से। तो इसको आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द इनवर्स एल्ड नाइट्रोजन लॉ वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसको जो प्रपोज किया गया था वो किया गया था विल्कॉक्स के द्वारा। विल्कॉक्स ने इनवर्स एल्ड नाइट्रोजन लॉ को दिया था, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर जो होता है आपका इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ठीक है। इसको आप याद रखें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है अपना, द ओनली पल्स क्रॉप डज नॉट फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजमा, ठीक है। राजमा जो है आपका पल्स क्रॉप है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से फिक्स नहीं करता है। चूँकि आप जानते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द लेग्यूमिनस क्रॉप वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन राजमा जो होता है वो फिक्स नहीं करता है। तो इसको आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, बेजरिंग आइसोलेटेड बैक्टीरिया बैसिलस रेडिकोला इन व्हिच ईयर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1888 में इसको आइसोलेट किया गया था बेजरिंग के द्वारा, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, टू डिटरमाइन अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल बाय द। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका अल्कलाइन परमैंगनेट मेथड। यदि बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस के केस में आपका दो तरह से होता है, एक तो होता है एसिड सॉइल, ठीक है,
और दूसरा होता है जो एसिड सॉल्व नहीं है, यानी कि एक्सेप्ट एसिड सॉल्व। तो इसमें भी आपका अलग अलग मेथड से अवेलेबल फास्फोरस का डिटरमाइन किया जाता है। तो एसिड के केस में अगर देखा जाए तो ये होता है आपका ब्रे नंबर 1, ठीक है। अगर एक्सेप्ट एसिड सॉल्व की बात किया जाए तो ये होता है आपका ओल्सन मेथड, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। इसी तरह अलग अलग भी न्यूट्रिएंट जो हैं उनके अलग अलग अवेलेबिलिटी को निकालने के अलग अलग मेथड हैं। तो अगर आप फास्फोरस का और नाइट्रोजन का और पोटास का याद रखें। अगर पोटास के केस में बात किया जाए तो होता है आपका एक तो होता है आपका फ्लैम फोटोमीटर जो आपका इसको निकालने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फ्लैम फोटोमीटर, ठीक है, इसको आप याद रखें। ये आपका पोटेशियम के केस में देखा जाता है या किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कंटेन इन बेसिक स्लैग इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 14 से 18%, ठीक है। चूँकि आप जानते हैं बेसिक स्लैग जो होता है आपका वो साइट्रेट सॉल्युबल है, ठीक है। साइट्रेट सॉल्युबल यानी फास्फेटिक फर्टिलाइज़र है, साइट्रेट सॉल्युबल, ठीक है। इसको आप याद रखें। एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइट्रेट सॉल्युबल फर्टिलाइज़र। तो ऑप्शन में बेसिक स्लैग भी रहता है और दूसरे फर्टिलाइज़र भी रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। फास्फोरस का जो कंटेंट है बेसिक स्लैग में वो आपका 14 to 18%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट हैव हाईएस्ट न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। तो उसका जो है आंसर वो हो जाएगा आपका पोटास, ठीक है। यानी कि पोटेशियम में जो आपका सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी होती है लगभग 70 से 80%, ठीक है। और लिस्ट की बात किया जाए तो वो होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट में, ठीक है। माइक्रो में होता है 1 से लेकर के 2% न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। अगर बात करें नाइट्रोजन की तो उसका होता है आपका 30 से लेकर के 50% नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। फास्फोरस की बात किया जाए तो वो होगा 15 से 20%, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी या न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी कह सकते हैं इसको, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन है इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय काउपी इन टर्म्स ऑफ केजी पर हेक्टेयर पर एनम इज। यानी कि एनुअली बात कर रहा है जो काउपी द्वारा नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है। तो ये आपका होता है 80 से लेकर के 90 किलोग्राम आपका एनुअली जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा दूसरे जो लेगुमिनस प्लांट हैं वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो अगर बात किया जाए ग्राउंड नट की, ग्राउंड नट, तो ये भी आपका लगभग 40 to 45 kg नाइट्रोजन जो है एनुअली फिक्स करता है। सोयाबीन की बात किया जाए तो ये 100 to 110 kg नाइट्रोजन जो है फिक्स करता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया या नाइट्रोजन, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा रिक्वायर्ड CN रेशियो फॉर मिनरलाइजेशन इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेस देन 20:1, ठीक है। ये मिनरलाइजेशन के केस में यूज होता है। अगर बात करें इमोबिलाइजेशन का तो उसमें होता है मोर देन 30:1। इस CN रेशियो पर इमोबिलाइजेशन होता है और लेस देन 20:1 स्टेज पर या CN रेशियो पर मिनरलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो ये सेशन आपको अगर यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।